जय हिंद दोस्तों। आज जो ये अपनी क्लास होने वाली है जहाँ पे हम लोग टेस्ट पेपर आपका 20 यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ये केवल प्रैक्टिस सेट ही यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले जो आपके आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के एग्जाम वहाँ पे हुए हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए सारे मैं वही यहाँ पे कराऊंगा दोस्तों। यहाँ मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम बार बार वहाँ पे रिपीट आपके हुआ करते हैं, चाहे तो आपका जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, ये टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे। और हर क्वेश्चन मैं वही सिलेक्टेड लाऊंगा जिनके ज्यादा चांस रहेंगे अभी 2026 में जो आपका जून महीने में एग्जाम वहां पे लगने वाला है। तो यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा हूँ सीधा वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग वहां पे करनी है अगर आपको 2026 में ही अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दिया, यहाँ मैं आपको 100 सेट कराऊंगा, लगभग 5000 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर कोई बच्चा ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार कर लेना कैसे भी करके, आप जब पेपर बैठोगे आप खुद ही कहोगे शायद 45 से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से हमारे पेपर देखने को मिल गए। लेकिन पेपर तक जो चीज बता रहा हूं उसे फॉलो करते चलना। और जो डेली अपनी क्लास होगी 6:30 बजे डेली क्लास वहां पे होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लेना, क्योंकि ये जो आपके सिलेक्टेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा ताकि इनके नोटिफिकेशन भी आपको देखने को वहां पे मिल जाए। तो चैनल का आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी सेट वहां पे अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। एक क्वेश्चन दोस्तों सिकंदराबाद एआरओ में आर्मी जीडी के पेपर में क्या चीज पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र बताओ जहां पे मौसमी घटनाएं घटित वहां पे होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी अगर ठंडी हो आ रही है, गर्मी का मौसम होता है या बरसात होती है, वहां पे ये घटनाएं कौन से मंडल में वहां पे होती है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो अगर ऑप्शन क्या हमारे हैं, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, बहिर्मंडल है, मध्य मंडल है। तो अगर बच्चों आपके पेपर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ तो आप इसका आंसर क्या बताओगे। पेन और कॉपी लेके साथ दोस्तों बैठना और ये काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका हो रहा है कि जीके वाला जो पार्ट हमारा हो गया, हम 15 में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, साइंस में 15 में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मैथ में 15 में कितने क्वेश्चन कर। और दूसरा मैथ का आप ये मान चलना ना, मैथ के क्वेश्चन अब ठीक ठाक लेवल के भी वहां पे आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं आते जैसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा न्यू पैटर्न बेस्ड जैसे प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी यहां से करके अपना एग्जाम निकाल पाओ वहां पे। तो जो चीज बता रहा हूं बस फॉलो करते हुए वहां पे चलिएगा। तो बच्चों यहां पे सीधा सीधा आंसर आप क्या बताओगे, सर हम बताएंगे ये हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल होगा। ऑप्शन बी पे आपको सीधा सीधा टिक यहां पे कर देना। और क्या चीजें और आपसे इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती है, जैसे दोस्तों ये मान चलो आपका पृथ्वी का धरातल हो गया। तो अगर ये कभी आपसे पूछा जाए, एक चीज हमें ये बताओ कि पृथ्वी के धरातल से आपको ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है जहां की ये मौसम की घटनाएं वहां पे घटती है। तो ऊंचाई दोस्तों सीधा सीधा क्या बताओगे, 8 से लेके 18 किलोमीटर यहां पे आपको बताना है। अब इसके बाद दोस्तों एक दूसरा मंडल यहां पे होता है, इसके ऊपर कौन सा मंडल होगा, आप कहोगे सर हम कहेंगे समताप मंडल। और समताप मंडल क्या करता है, जो समताप मंडल जो आपकी एक ओजोन परत यहां पे पाई जाती है। तो सीधा सीधा क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा ओजोन परत जो होती है ये कौन से मंडल में होती है, हम कहेंगे समताप मंडल। काम क्या करता है, ये जो आपकी यूवी किरणें होती है उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। इसके दोस्तों ऊपर जाओगे, ऊपर कौन सा मंडल यहां पे हो जाएगा, हम कहेंगे सर यहां पे होता मध्य मंडल। कौन सा होगा, आप कहोगे मध्य मंडल। कितनी इसकी हाइट होती है, हम कहेंगे 50 से लेके 85 किलोमीटर ऊपर निकल गए तो आपका मध्य मंडल। आप देखा होगा रात में कभी आपने देखा होगा मान लो कुछ उल्का पिंड चमकते हुए वहां पे आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई तारा टूटता हुआ वहां पे जा रहा है। तो ये जो उल्का पिंड चमकते हैं कौन से मंडल में, मध्य मंडल में ही वहां पे चमकते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों अगर आप यहां पे निकल गए तो क्या आ जाएगा, बहिर्मंडल हो जाता है। यानी ऊपर अंतरिक्ष तक ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, वो बहिर्मंडल हो जाता है। बहिर्मंडल की अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये मान चलो जो सबसे बाहरी परत है वहां पे वो क्या हो जाती है, बहिर्मंडल। आपका ये समताप मंडल भी इंपॉर्टेंट है, यहां ओजोन परत याद रखना। मध्य मंडल आप ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो उल्का पिंड होते हैं कहां पे जलते हुए दिखाई पड़ते हैं, हम बोलेंगे मध्य मंडल। तो सारे पॉइंट क्लियर करते हुए यहां
पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन आया था जयपुर एआरओ में जीडी के पेपर में पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, 2-3 क्वेश्चन यहां से ये और पूछते कि पहले जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकार कितने थे, बाद में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिए गए, ये भी याद कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ सकता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, जो आपके मौलिक अधिकार दोस्तों होते हैं, आप कहोगे सर ये अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में दिया गया है, ऑप्शन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया, सारा सिलेक्टेड ही क्वेश्चन कराऊंगा। जब पेपर में बैठोगे हर सेट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर वहां पे टकराएगा। बस ये 100 सेट आप तैयार करके जाना, फिर बताना आपके पेपर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे। और दोस्तों आप क्या कहोगे, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ मौलिक अधिकार कितने थे पहले, अगर पूछा जाए मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, हम कहेंगे पहले थे ये 7 थे। प्रेजेंट टाइम का अगर पूछा जाए, अगर अब पूछ लिया जाए अब मौलिक अधिकार कितने होंगे, आप कहोगे 6। तो कौन सा अधिकार आपका कम यहाँ पे हो गया है, तो दोस्तों जो आपका पहले संपत्ति का अधिकार था, अब ये हटा के एक प्रकार का विधिक अधिकार वहां पे कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 300A में आपका वहां पे आपका आ जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा हमें ये बताओ जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं ये संविधान के कौन से भाग में वहां पे होते हैं, है तो भाग नंबर अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या कहेंगे, भाग नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा 3rd, यहां पे हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3rd में सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन था भोपाल एआरओ में क्या चीज पूछी जा रही है, अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार आपका लाल रेणुपई निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। दोस्तों कुछ मंत्रियों के नाम आपको पता होने चाहिए जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनता है, कैबिनेट मंत्री अच्छे से आप वहां पे तैयार करके जाना। पेपर में एग्जाम कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा बताओ, असम बताएंगे, हरियाणा बताएंगे, नागालैंड बताओगे, मिजोरम बताओगे। और ये भोपाल एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप सीधा क्या बताओगे, सर हम बताएंगे मिजोरम। क्या बता देंगे, मिजोरम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे आपको सीधा सीधा यहां पे टिक कर देना है। और क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, हमें ये बताओ अच्छा मिजोरम के मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के नाम भी हमें पता होने चाहिए। देखो जो आपके स्टेट है, जैसे आपको पता है कि 10 क्वेश्चन हमारा जीके, वो 15 क्वेश्चन का जीके वहां पे आता है, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का मान चलना कंफर्म है, पेपर में आपके दिखेगा। ये यहाँ पे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पूछा गया मिजोरम के बताओ सीएम कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे, यहाँ पे सीधा नीधा बताना है किसका नाम, लाल हुडुमा। किसका नाम बताओगे यहाँ पे, लाल डुहोमा, लाल डुहोमा नाम बताना। और ये दोस्तों आपके 2023 से क्या बताओगे, 2023 से सीएम यहां पे बने थे, कहां के, मिजोरम के। और जैसे मैंने बताया जो कैबिनेट मंत्री हैं कुछ नाम आपको पता वहां पे होने चाहिए। जैसे कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक आपका इंपॉर्टेंट है रक्षा मंत्री, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सीधा पूछेगा रक्षा मंत्री अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे सर हम बताएंगे राजनाथ सिंह का। किसका नाम बता दिया, राजनाथ। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन दिखेगा आपका। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा हमें एक बताओ कि गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री का नाम बताओ का कौन है इस समय, तो आप बताओगे अमित शाह। क्या हो जाएंगे, अमित शाह का नाम बता देना, गृह मंत्री हो जाएंगे। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक हमें ये बताओ कि राजमार्ग मंत्री कौन हो जाएंगे, किसका नाम बताओगे, नितिन जयराम गडकरी का नाम बताओगे। नितिन जयराम गडकरी का नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक और याद कर लेना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए वित्त मंत्री कौन यहाँ पे हैं, तो किसका नाम बताओगे, यहां बताना निर्मला।
निर्मला सीतारमण का नाम यहां बता। एक और इंपॉर्टेंट नोट करना, जो विदेश मंत्री है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। अगर कभी आपसे पूछ लिया गया अच्छा ये बताओ विदेश मंत्री प्रेजेंट टाइम पे कौन हो जाएंगे, तो किसका नाम बताना है, सीधा बताओगे एस जयशंकर का, एस जयशंकर का नाम पता होना चाहिए। तो सारे नाम याद कर लेना, पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल टकराएगा आपका। यकीन मान चलना जून महीने में जो आपका एग्जाम होने वाला है, एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो चीज बता रहा हूं बस फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको चलना है। अगला क्वेश्चन आया था कि फरवरी मार्च, देखो ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन, ये अभी एग्जाम पे तो नहीं आया, लेकिन ये अब इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला वहां पे चांस है इस क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका टकराएगा। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, फरवरी मार्च 2026 में शुरू होने वाला कौन सा उल्लेखनीय खेल आयोजन निर्धारित यहाँ पे हुआ है। अभी बताओ प्रेजेंट टाइम पे कौन सा खेल चल रहा है क्रिकेट में। आप सीधा सीधा ऐसे देखोगे आप आंसर बता ही दोगे वहां पे। लेकिन अभी अब आपका एग्जाम जो आएगा जून में, क्योंकि 6 महीने की करंट अफेयर आपके पेपर पूछी जानी वहां पे, तो ये क्वेश्चन के चांस है कि आपके पेपर में क्वेश्चन टकराएगा आपका। तो आपका क्या कहोगे, सर हम कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा आईसीसी में जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। भाई अभी तो ही चल रहा है वर्ल्ड कप यहाँ पे, तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपको ये T20 वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, यानी कौन से देश हैं जो ये मैच खिला रहे हैं, तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे इंडिया और श्रीलंका। इंडिया हो जाएगा और श्रीलंका, ये दोनों देश मिलके आपका T20 वर्ल्ड कप आपका करा रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपका ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो कितनी टीमें भाग ले रही हैं, हम कहेंगे 20 टीमें इसमें आपकी भाग आपकी ले रही है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ इसके पहले जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला हुआ था, इसको कितने देश मतलब कहां पे ये आयोजन कराया गया था, तो यहां पे क्या कहोगे, ये आपका दोस्तों आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका। किन देशों के नाम बताओगे, 2024 इसके पहले जो वहां पे हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका का नाम यहाँ पे बताना है। तो आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि कौन दो देश मिलके वहां पे करा रहे हैं। इसके बाद देखो कौन सा देश जीतेगा, कौन सा उपविजेता होता है, फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया है, कि आपका मतलब मैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया, सर्वाधिक रन किसने बनाए, सर्वाधिक विकेट किसने लिए, ये सारे मैं भी कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि यहां से पूरा चांस है एक क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन भोपाल एआर में पूछा गया, विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा। देखो 2028 का पूछ लिया गया था, जो कि भोपाल एआर में पिछली साल क्वेश्चन वहां पे जीडी पेपर में आया था। तो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आपके आएंगे भाई, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन आपको वहां पे लेना है। तो आप बताओ ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, यूएसए, किसका नाम बताओगे, आप बताओगे सर हम बताएंगे भारत देश का। किसका नाम बताओगे, भारत देश में। और ये भारत देश के कौन से शहर में आयोजन वहां पे किया जा रहा है, तो भारत में दोस्तों आपका ये हो जाएगा दिल्ली में। कहां पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन वहां पे किया जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आखिर दिल्ली में कौन से ग्राउंड में हो रहा है, कहां पे हो रहा है, तो दिल्ली में दोस्तों क्या बताओगे, एक दोस्तों यहां पे होता पड़ जाएगा डॉक्टर करनी सिंह। क्या बताओगे, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, ये कहां पे, नई दिल्ली में आपका यहां पे हो जाता है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कभी, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, इसका भी चांस है 2028 में जो आपके ओलंपिक खेल होने वाले, कौन से ओलंपिक खेल, अब ये कहां पे खेले जाने हैं, तो क्या बताओगे, आप सीधा कहोगे लॉस एंजल्स का नाम बताओगे। लॉस एंजल्स का नाम आप याद करना, कहां पे, अमेरिका में, अमेरिका में हो जाएगा। कब होना है ये, आप कहोगे जुलाई
2028 में होना है। इंपॉर्टेंट है, अगर 28 का पूछा गया 28 में ये भी याद कर लेना कि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है ओलंपिक का ही आपसे पूछ लिया जाए। ओलंपिक से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आपके बनते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार तैयारी वहां पे कर रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा नया है जिसको ये तक नहीं पता सर हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन हमें क्या तैयार करना क्या छोड़ना है। देखो मेन एग्जाम निकालने का एक ये तरीका होता है कि सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज तैयार करने का एग्जाम निकाले, उससे ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए हमें अब जो हमारे टाइम कम बचा है तो किस पे मतलब हमें क्या चीज छोड़नी वहां पे, क्योंकि अब आपको केवल सिलेक्टेड ही चीजें पढ़नी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा ये जो मैंने आपके नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, चाहे आपका साइंस को हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, अगर आपने ये कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिए, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं कि आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल वहां पे नहीं करना। बस ये नोट्स आप रट्टा मान लो कैसे भी तैयार कर लो। ये नोट सीधा आप जाना प्ले स्टोर पे अपने मोबाइल फोन में, वहां पे एनए वाला सर्च करिएगा, ये एप्लीकेशन आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन ओपन होता है ये फोल्डर सेम आपका दिखेगा, यहाँ पे कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। साथ में यहाँ 50 प्रैक्टिस सेट भी मैंने दे रखे हैं जो सीधे सीधे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ पे कर पाओ कि हम 1 घंटे में क्या हमारा स्कोर यहाँ पे हो रहा है। और उससे ज़्यादा आपको अपने रैंक पता वहाँ पे चलेगी। अगर 1000 बच्चा वो सेट वहाँ पे दे रहा, उन 1000 बच्चों में हमारी रैंक कितनी आ रही ये आपको अच्छे से वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो ये नोट सीधा आपको एप्लीकेशन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो आपके दानापुर जडारो में, बिहार का जो दानापुर जडारो पड़ता है, वहां पे आर्मी के जीडी के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया ये बताओ। डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात आपके पखावाजक वादक है? बस इसमें बस केवल बताओ, अतरौली है, आपका रामपुर है, लखनऊ है, नाथ द्वारा है। इसका बस केवल यही आप एक चीज तैयार कर लो। अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में रिपीट हुआ तो सीधा सीधा केवल ये याद कर लो, नाथ द्वारा याद करना, ऑप्शन डी। यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं, अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ यही चीज आपसे पूछा जाएगा। तो क्या बताओगे? नाथ द्वारा पे आपको सीधा सीधा पता यहां पे होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आया था जयपुर एआरओ में, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या वहां पे होती है? कि आपका पदेन सदस्य है, वो पदेन अध्यक्ष है, संवाद सहयोगी है या सचिव है? तो प्रधानमंत्री कौन यहां पे होता है ये चीज पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया आप क्या कहोगे? हम कहेंगे सर यहां पे क्या बताएंगे, पदेन अध्यक्ष। क्या कहेंगे? पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा यहां पे टिक कर देना, क्या? पदेन अध्यक्ष यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हम बताएंगे प्रधानमंत्री यहां पे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो आपका योजना आयोग यहां पे था, ये योजना आयोग की स्थापना कब वहां पे हुई थी, हम क्या कहेंगे? इसकी स्थापना दोस्तों 1950 में आपकी वहां पे हुई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या वहां पे कर दिया गया है, तो आप क्या कहोगे? अब दोस्तों इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। कब इसका नाम बदला गया था? हम कहेंगे 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम बता दो, योजना आयोग के पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले इसके उपाध्यक्ष कौन यहां पे आपके हो जाएंगे, तो आप सीधा बताओगे किसका नाम? गुलजारी लाल नंदा का नाम याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। सीधा पूछेगा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन वहां पे हो जाए। अध्यक्ष तो पता ही है पहले कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू वहां पे हो जाएंगे। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए गुलजारी लाल नंदा का नाम आपको बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित होता है?
प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित यहाँ पे होगा। और ये भी आपका सिकंदराबाद एआरओ में जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। विनिर्माण उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग है, निर्माण उद्योग है या सेवा उद्योग है। तो क्या बताओगे बच्चों इसका आंसर? अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया आप कहोगे सर हम सीधा सीधा किसका नाम बताएंगे, निष्कर्षण उद्योग का बताना है। ऑप्शन बी पे आपको टिक वहां पे करना, पेपर में क्वेश्चन टकराएगा पक्का, ये मान के वहां पे चलना है। दो आपका निष्कर्षण उद्योग में क्या क्या यहां पे आता है, जैसे दोस्तों आपका हो गया कोयला, क्या बता दिया आपने, कोयला हो गया। या फिर दोस्तों आपका हो गया तेल का निकालना, कोयला निकालना, तेल निकालना, ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे आपके निष्कर्षण उद्योग में ही तो हमारे आते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए विनिर्माण उद्योग में क्या वहां पे आता है, तो इसमें क्या बताओगे दोस्तों, जैसे आपका हो गया कारखानों में, कारखाने जो आपके होते हैं, कारखानों में उत्पाद, कारखानों में उत्पाद, जैसे कारखाने में क्या क्या बन सकता है, जैसे मान लो कार भी वहां बनती है, ये मान लो आपको आपके जो कपड़े होते हैं ये बनते हैं। तो ये सारे जो कारखानों में चीजें आपकी बनेंगी वो सीधा सीधा विनिर्माण उद्योग में वहां पे आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए निर्माण उद्योग में क्या आता है, जैसे आपका मान लो सड़क बनाना, जो आपका रेल परिवहन यहाँ पे हो गया, ये सारे किस में आएंगे, ये आपके हो जाएंगे निर्माण उद्योग में। सेवा उद्योग में क्या आएगा, जैसे आपका मान लो बैंकिंग क्षेत्र हो जाता है, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, ये आपका जो शिक्षा का क्षेत्र हो जाता है, ये क्या होते हैं आपके सेवा क्षेत्र में वहां पे आते हैं। तो हम लोग क्या बताएंगे, निष्कर्षण उद्योग, ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक करना। काउंट करते चलना बच्चों, जीके में अगर 15 में आपने 13 क्वेश्चन सही कर लिए, मान चलो तैयारी आपकी सही यहां पे चल रही है। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ पाइरोनोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। वो क्या चीज है, सौर आपका किरणता है, वायुमंडलीय दाब है, पवन चाल है, मेघ छाद है। तो और ये क्वेश्चन आपका आगरा एआरओ के जीडी के पेपर में पूछा गया है। तो क्या बताओगे बच्चों इसका राइट आंसर? अगर पेपर में क्वेश्चन आपके ये रिपीट वहां पे हुआ, हम बताएंगे सौर किरणता बता है। ऑप्शन ए पे आपको सीधा सीधा यहां पे टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए वायुमंडल का जो दाब होता है इसके लिए हम लोग कौन से यंत्र का यूज करते हैं, तो आप यहां कहोगे बैरोमीटर। किसका यूज किया जाता है, हम कहेंगे बैरोमीटर का यूज यहां पे होगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया पवन चाल को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, हम कहेंगे एनीमोमीटर। किसका, एनीमोमीटर का यूज किया जाएगा। मेघ छाद को मापने के लिए किसका यूज होगा, आप कहोगे यहाँ पे सीलोमीटर। किसका नाम बताएंगे, सीलोमीटर का नाम बताना है। किसी भी का पूछ ले आप उसका आंसर दे लोगे तुरंत वहां पे। और किसी न किसी को वायुमंडल का दाब का भी एग्जाम में आता है, पवन चाल का, मेघ छाद का, यानी ये आपके मैं सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर आपका ना जाए। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था, कब वहां पे हुआ था, ये पूछा गया था दानापुर जडारो में जीडी के पेपर में, कि भारत में कोयला खदानों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था। देखो ये जीके क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, अगर आपको इनका आंसर आ रहा है तो आप इनको देखते ही तुरंत आंसर वहां पे दे लोगे। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां पे देखने को मिलती है। तो आप क्या कहोगे सर, हम कहेंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आया 1971 और 75 का नाम बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक वहां पे करना है। हर क्वेश्चन सिलेक्टेड ही मैं यहां पे करा रहा हूं। अगर दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, एक हमें ये बता दो, अच्छा यहां पे कोल इंडिया लिमिटेड ये कब वहां पे बनी थी, तो कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों आपकी ये 1975 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये एसएससी बहुत ज्यादा वहां पूछता है, तो आपका भी पेपर टीसीएस वहां पे करा तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन वहां पे बन सकता है। अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमें ये बताओ जो कोयला होता है सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, जीके में क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों कोयला कहां पाया जाएगा, हम कहेंगे झारखंड में। कहां पे, झारखंड हो जाएगा। इसके बाद किसका नाम आएगा, आप कहोगे उड़ीसा का नाम। झारखंड हो गया, इसके बाद उड़ीसा यहां पे आ गया। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ वर्तमान में जो आपका कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय के मंत्री का नाम बता दो। जैसे मंत्रियों के नाम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो कोयला मंत्रालय के मंत्री प्रेजेंट टाइम पे कौन से हो जाएंगे? अगर करंट अफेयर क्वेश्चन पूछेगा तो आप किसका नाम बताओगे? आप कहोगे प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी का नाम याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये बनेगा वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज यहां पूछा जा रहा है। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी वहां पे नहीं होगा? ऑप्शन सामने यहां पे दिख रहे हैं। ये वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन अभी आया था और ये इंपॉर्टेंट भी हमें लग रहा, तभी मैं ये क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं। तो ये बताओ कौन सा जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तरदायी नहीं जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर सीधा सीधा क्या बताया गया वहां पे? आप कहोगे सर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्योंकि अगर राष्ट्रीय कोई किसी देश में हो रहा है तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय होगा ये कोई हस्तक्षेप वहां पे नहीं करेगा। तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा टिक वहां पे कर देना है। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन लिखना। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि ये अभी देखा गया जो इसके पहले आपका जो सीजीएल हो गया या आपका 10+2 एसएससी एग्जाम, ये कई सारे शिफ्टों में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हो सकता है आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाए। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में किस वर्ष में किए गए थे? वर्ष का नाम पूछा जा रहा है। 1818 है, 1824 है, 1835 है, 1802 हो गया। आगरा एआरओ के जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर हम क्या कहेंगे? 1802 पे आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा यहां पे हो जाता है। दोस्तों अगर ये बात की जाए, हमें ये बताओ जो आपके ये बाजीराव द्वितीय नाम यहां पे दिया जाए, ये थे कौन वहां पे? तो आप क्या कहोगे? ये आपके अंतिम मराठा पेशवा हो जाएंगे। अंतिम मराठा पेशवा यहां पे आपके हो जाते हैं। एक यहां डेट 1818 आपके लिखी जा रही है। यहां पे कौन सी संधि यहां पे हुई थी? आप कहोगे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा का यहां पे अंत हुआ था। कब हुआ था? 1818 में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए 1824 एक डेट यहां पे दी जा रही है, यहां पे आपका प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध आपका हुआ था। आप इसका आंसर क्या बताओगे? सीधा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहां पे आपका हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? पुंग बताओ कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है? आपका कथकली में है, कथक में है, ओडिसी में है, मणिपुरी में है, किसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाएगा? तो बताइए क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा? भोपाल एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम क्या कहेंगे आंसर? आप कहोगे सर हम कहेंगे मणिपुरी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक कर देना है। और दोस्तों आपका ये जो पुंग होता है ना, ये वाद्य यंत्र होता है, ये अगर आकार देखे तो कैसा इसका आकार होता है? तो दोस्तों इसका आकार एक ड्रम जैसा होता है। कैसा आकार होता है? आप कहोगे आकार इसका ड्रम जैसा यहाँ पे हो जाएगा। तो बस इतना ही यहाँ पे याद कर लेना। जैसे एक यहाँ कथकली है, कथकली का मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? कथकली का आप बोलोगे यहाँ पे चेंडा। क्या बोल दोगे? चेंडा। अगर पूछा जाए कथक का मेन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? कथक का दोस्तों होता है आपका तबला। क्या मेन होता है? हमारा तबला यहाँ पे हो जाता है। ओडिसी का अगर पूछा जाए, ओडिशा का बताओ, तो ओडिसी में क्या बताओगे? मर्दल। ओडिसी में क्या नाम बताओगे? मर्दल। ये इनके वाद्य यंत्र यहाँ पे होते हैं जिनका यूज आपका वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जो आपका ऋग्वेद है, गंगा नदी का, देखो यहां से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे थे ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी बताने वाला हूं, सारे चीज ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। पहले ये बताओ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आप आंसर क्या बताओगे? आप कहोगे सर हम इसका आंसर बताएंगे डी बताएंगे। एक बार हुआ है, ऑप्शन डी पे आपको टिक कर देना। अब यहाँ ऋग्वेद से एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा ऋग्वेद में आपकी मुख्य नदी बताओ। ऋग्वेद में आपकी मुख्य नदी कौन सी यहां पे थी? तो मुख्य नदी पे सीधा सीधा क्या बताना है? हम बताएंगे सिंधु नदी।
क्या बताओगे, सिंधु नदी यहाँ पे बताओगे। इसका दोस्तों नाम कितनी बार आया, लगभग आपका 250 बार इसका नाम वहां पे आपका आया है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए ऋग्वेद में एक आपकी सरस्वती नदी भी वहां पे है, अगर जैसे यहाँ पूछा कि गंगा नदी का हमसे पूछा गया, अगर यहाँ सरस्वती नदी का नाम पूछ लिया जाता है कि ये बताओ जो आपकी सरस्वती नदी है इसका जिक्र कितनी बार यहाँ पे हुआ है, तो हम कहेंगे इसका जिक्र 272 बार। गंगा नदी का एक बार हुआ है, सरस्वती नदी का 72 बार, आपका जो सिंधु नदी है इसका 250 बार यहाँ पे हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ऋग्वेद कब की स्थापना कब वहां पे हुई थी, ऋग्वेद की रचना बताओ कब वहां पे हुई थी, हम कहेंगे सीधा सीधा क्या 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व यहाँ पे आपको बता देना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितने सूक्त यहाँ पे हो जाएंगे, तो ऋग्वेद में कुल सूक्त बताओ कितने हो जाएंगे, सूक्तों की संख्या कितनी हो जाती है, हम कहेंगे 1028 सूक्तों की संख्या यहाँ पे हो जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए ऋग्वेद में कितनी मुख्य नदियां वहां पे बताई गई, तो 10 मुख्य नदियां वहां पे आपकी हो जाएंगी। पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके ऋग्वेद से एग्जाम में आ सकते हैं, तो सारे पॉइंट क्लियर वहां पे करते हुए चलिएगा। अब यहां से दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व क्रिकेटर रोजर बन्नी, देखो रोजर बन्नी भी फेमस चल रहे हैं वहां पे क्योंकि ये अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष वहां पे बने हुए हैं, तो इस वजह से ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी रिपीट यहां पे आपका होता है कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, भारत है, तो रोजर बिंदी बताओ किस देश में क्रिकेट खेलते थे वहां पे, तो आप कहोगे ये भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे, ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक यहां पे कर देना है। ये एग्जाम में किस लिए इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से आप यहां पे सुनिएगा। पहली बार ये बताओ रोजर बिन्नी का जन्म कब वहां पे हुआ था, पहले हम कहेंगे 1955 में इनका जन्म वहां पे हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए रोजर बिन्नी की उपलब्धि वहां पे क्या होती है, दोस्तों इसके पहले जो एक वर्ल्ड कप भारत ने वहां पे जीता था बहुत पहले, वो कब जीता था, आप कहोगे 1983 का जो आपका वर्ल्ड कप वहां पे हुआ था, ये इन्होंने क्या किया था, जो भारत ने वहां पे जीता था, इन्होंने सर्वाधिक विकेट वहां पे लिए थे। कितने विकेट लिए थे, आप कहोगे 18 विकेट लिए थे। विकेट कितने वहां पे लिए थे, आप कहोगे विकेट इनके थे 18 विकेट वहां पे लिए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक हमें ये बताओ प्रेजेंट टाइम पे आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष बताओ कौन है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो किसका नाम बताना है, रोजर बिन्नी का नाम ही आपको बताना है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, रोजर बिन्नी आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए कि 1983 में विश्व कप में भारत ने किसको हराया था, जो भारत ने जीता था किसको हराया था, आप कहोगे वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप भारत ने आपका 1983 में वहां पे जीता था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। यहां से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके साइंस के भी पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, चैडविक है, नील्स बोर है, रदरफोर्ड है, रोंटजन है, दानापुर जडारो में जीडी के पेपर क्वेश्चन पूछा गया। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से और कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले हम बताएंगे किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, आप कहोगे सर हम कहेंगे चैडविक का नाम बताएंगे, चैडविक का, ऑप्शन ए पे आपको टिक यहां पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ये बताओ चैडविक को नोबेल पुरस्कार कब वहां पे दिया गया था, तो अगर वर्ष पूछ लिया जाता हम कहेंगे 1935 में इनको नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने की थी कब इसकी खोज वहां पे की थी, आप कहोगे 1932 में इसकी खोज की थी और 1935 में इनको नोबेल पुरस्कार भी वहां पे दिया गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए न्यूट्रॉन पे कितना आवेश वहां पे होता है, हम कहेंगे न्यूट्रॉन पे उदासीन होता, कोई आवेश यहाँ पे नहीं होता है। अब ये बताओ नील्स बोर का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, तो नील्स बोर ने क्या चीज खोजी, आप कहोगे यहाँ पे इन्होंने परमाणु मॉडल दिया। इन्होंने क्या दिया, परमाणु मॉडल यहाँ पे दिया है। इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट बन सकते सारे मैं कराऊंगा क्योंकि इसी साल आपको एग्जाम वहां पे निकालना है। रदरफोर्ड का अगर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, परमाणु नाभिक,
क्या बताओगे? इनको हम किन्होंने क्या खोजा? हम कहेंगे परमाणु नाभिक की खोज यहाँ पे की थी। रोएंटजन का अगर पूछा जाएगा हम क्या कहेंगे? एक्सरे की खोज की है। एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरे की खोज किसने की है? रोएंटजन का नाम याद कर लेना। सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूं जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज दिया जा रहा है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखा होगा जो लोहा पड़ा भी बाहर, मान लो देखा होगा घरों के बगल में पड़ जाता है, उसमें जंग वहां पे लग जाती है। तो जंग आखिर किसकी वजह से लगती है? ये ऑप्शन हमारे दिए जा रहे जो सामने आप देख रहे हो। सिकंदराबाद एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन यहां पूछा गया। देखो आपका जो जंग होता है ना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई सारे पूछे जा सकते हैं। पहले तो हम इसका आंसर बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऑक्सीजन हो गया जब जल हो जाता है। जब ये दोनों चीजें होती हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हुआ, तो आपका जंग यहां पे लग जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जंग क्या होता है, जंग आपका जो दिया जाए जंग होता क्या है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये आपका होता है आयरन ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा आपका? आयरन ऑक्साइड आप कहोगे। आयरन ऑक्साइड रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा इनटू NH2O आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए जंग का रासायनिक पूरा सूत्र ही बता दो, कैसे वहां पे लगता है, रासायनिक समीकरण लिख लो पहले। समीकरण यहाँ पे क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि ये आपका लोहा हो गया, क्या क्या आवश्यकता होती है? हम कहेंगे क्या होना चाहिए? एक ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आपका जल यहाँ पे होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका FeOH का होल थ्राइस बन जाएगा, जंग यहाँ पे बन जाता है। तो हमें क्या क्या जो लोहे में जो जंग यहां पे लगता है, एक तो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत जरूरी यहां पे हो जाती है, और आपका जल यहां पे होना चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन भी है, जल से मतलब नमी होती है, प्रॉपर जल ही नहीं होना चाहिए। तो नमी हो गई तो क्या होता है? आपका जंग यहां पे लग जाएगा। ये क्या होता है? आपका आयरन ऑक्साइड को ही आपका ये जंग वहां पे कहा जाता है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, क्षार है, लिटमस पेपर है, प्लास्टिक है, बेंजीन है। तो लाइकेन से, लाइकेन किससे प्राप्त वहां पे किया जाता है? तो हम सभी को पता है कहां से मिलता है आपका? लिटमस पेपर। क्या बताओगे? लिटमस पेपर। ऑप्शन बी आप सीधा सीधा यहाँ पे राइट आंसर क्या बताओगे? लिटमस पेपर। यहां से एग्जाम में दोस्तों और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती? पहले ये बताओ, ये जो आपका लाइकेन होता है, लाइकेन है क्या वहां पे? तो लाइकेन दोस्तों क्या बताओगे? लाइकेन जो आपका होता है ये आपका कवक। क्या बताओगे? लाइकेन जो होता है कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल, इनका क्या होता है? आपका एक सहजीवी होता है। इनका क्या होता है? एक प्रकार का सहजीवी दोस्तों आपका यहां पे होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया है लिटमस पेपर का काम क्या वहां पे होता है, तो लिटमस पेपर काम क्या बताओगे? ये दोस्तों आपका होता है पीएच इंडिकेटर होता है। क्या होता है? पीएच इंडिकेटर यहां पे होता है। यानी ये मान चलना, ये अगर एसिड है, एसिड है कोई, तो लिटमस पेपर कैसा रंग देता है? हम कहेंगे ये लाल रंग देगा। अगर आपको ये कहे तो कोई क्षार यहाँ पे है, तो ये कैसा रंग देगा? आप कहोगे ये नीला रंग वहां पे देता है। तो ये एक प्रकार का सूचक यहाँ पे होता है कि हम ये चेक कर सकते हैं एसिड है, क्षार है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लिटमस पेपर का यूज वहां पे किया जाता है। तो यहाँ पे एक मेन यही हो जाएगा, लिटमस पेपर का उपयोग क्या होता है? एसिड बेस परीक्षण में होता है कि एसिड है, बेस है, क्या चीज है, उसका परीक्षण करने में लिटमस पेपर का यूज वहां पे किया जाएगा। आगरा एआरओ में जीडी के पेपर में सीधे सीधे क्या चीज पूछी जा रही है? भारी जल से अभिप्राय है। भारी जल का सूत्र भी आपको पता वहां पे होना चाहिए। कहां पे इसका यूज किया जाता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। फिलहाल पूछा जा रहा है भारी जल से क्या अभिप्राय है? विवादित जल है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व हो, वह जल जो भारी उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है, या फिर कठोर जल को हम लोग भारी जल कहते हैं। तो भारी जल से आप क्या बताओगे? क्या अभिप्राय हो जाएगा? हम कहेंगे दोस्तों इसमें जो आपका ये आगरा एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे आपका
आपका विवातित जल जो दिया गया, विवातित जल, ऑप्शन ए आपका टिक वहां पे किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारी जल को हम लोग कैसे लिखते हैं, आप कहोगे D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भारी जल कहा जाता है। इसका यूज कहां पे होता है, हम कहेंगे परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में आपका यूज होता है। कहां पे, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के यूज में आपका यूज होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारी जल की खोज किसने वहां पे की थी, भारी जल की खोज अगर पूछा जाए किसने वहां पे की थी, तो किसका नाम बताएंगे, आप बताओगे हेरोल्ड यूरी का नाम बताना है, हेरोल्ड यूरी का नाम बता देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे चीजें मैं करा दूंगा जहां से आप अपना एग्जाम निकाल सकते हो। दोस्तों ये मान चलो अगर आपको एग्जाम 2026 में ही वहां पे निकालना है तो कम से कम अपना टारगेट अभी से 40 प्लस क्वेश्चन का लेके वहां पे चलेगा, ताकि आगे कोई डाउट आपको देखने को वहां बिल्कुल आपको ना मिले। अब ये बताओ साइट्रोन क्या होता है, पर्दे पर चित्र होता है, विद्युत ऊर्जा है, कृत्रिम मौसम है, ध्वनि है। साइट्रोन क्या होता है आपका, आगरा एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो साइट्रोन क्या है, तो साइट्रोन क्या होगा, आप कहोगे सर हम कहेंगे ये आपका विद्युत ऊर्जा ही तो होती साइट्रोन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया साइट्रोन की खोज किसने वहां पे की है, तो किसका नाम बताओगे, आप बताओ किसका, अर्नेस्ट लॉरेंस का नाम यहां पे बताना है, अर्नेस्ट लॉरेंस का नाम बताना है। इन्होंने साइट्रोन की खोज वहां पे की थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए अर्नेस्ट जो लॉरेंस है इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, नोबेल पुरस्कार कब मिला है, हम कहेंगे 1939 में इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए वहां पे आपका दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज हमें यहाँ पे दी जा रही है। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े गोल को क्या कहेंगे, कंक्रीट, गारा मसाला, आरसीसी या भट्टा। सीमेंट, बालू, पानी का जो गाढ़ा घोल होता है उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो दोस्तों आप कहोगे सर हम कहेंगे गारा मसाला ही तो कहा जाता है, जो घरों में जो घर बनते हैं यूज होता है उसे क्या कहा जाता है, गारा मसाला आपका कहा जाएगा। ऑप्शन बी पे आपको सीधा सीधा टिक यहाँ पे कर देना है। काउंट करते चलना बच्चों, कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है, कम से कम टारगेट 40 का लेके चलना है, जो आपका जून महीने में एग्जाम होने वाला है, अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो। अब ये तो ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन और आपका ओजोन, ये बताओ क्या है, आपका एलोट्रोप्स हैं, आइसोमर्स हैं या आइसोबॉट्स हैं या आपका आइसोटोप्स यहाँ पे हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन क्या हो जाएंगे, आप सीधा सीधा क्या कहोगे, ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, एलोट्रोप्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और आपका ऑक्सीजन और ओजोन के इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट वहां पे कराया था, वहां से जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे मैंने वहां पे करा दिए थे। तो इसके पर दोस्तों जो आपकी ये 19 सेट कंप्लीट वहां पे हो गए, वो भी एक बार जरूर वहां पे आपको देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन। स्टील में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, जो आपका स्टील होता है कार्बन का परसेंटेज क्या होगा। दानापुर जटारो में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। पहले तो ये बताओ स्टील आखिर है क्या, स्टील क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये आपका लोहा और कार्बन का, जो लोहा हो गया और कार्बन का एक मिश्र धातु होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील आपका वो बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए इसमें आपका कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, तो हम कहेंगे 0.1 से लेके 1.5 होता है। ऑप्शन ए पे सीधा सीधा आपको टिक यहां पे कर देना है। क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर ए पे आपको सीधा सीधा टिक यहां पे कर देना है। इसके पहले दोस्तों जो मैंने प्रैक्टिस सेट वहां पे कराया था, वहां पे मिश्र धातुओं का मैंने कराया था, एक मतलब जो क्वेश्चन आ गए थे कि कौन सी मिश्र धातु में किस कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, उनका परसेंटेज वहां पे क्या था, तो वो सेट भी आप एक बार देख लेना वहां पे पिछली बार। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, पहले ये पता होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा आखिर होती क्या वहां पे, तभी तो आप इसका आंसर वहां पे दे पाओगे। तो विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों सीधा से ये जान लो कि अगर आपका 1 ग्राम
1 ग्राम पदार्थ का ताप अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वही क्या होती है, हमारी विशिष्ट ऊष्मा वहां पे कहलाती है। अब यहाँ पे इसका आंसर आप क्या कहोगे, आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जल बताओगे। ऑप्शन नंबर सी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है। देखो जल होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी यहाँ पे होगी, हमें पता है 4.18 यहाँ पे हो जाती है। शीशे का अगर देखा जाए कितनी होती है, आप कहोगे 0.13 हो जाती है। कांच का अगर देखा जाए कितनी हो जाएगी, आप कहोगे यहाँ पे 0.84 यहाँ पे हो जाएगी। तांबा का अगर देखा जाए 0.39 यहाँ पे होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है सर्वोच्चतम, तो हम यहाँ पे खुद ही देख रहे हैं 4.18 किसका है, जल का है, तो जल का ही तो आपका सर्वोत्तम हो जाएगा, उच्चतम यहाँ पे हो जाता है। चलिए, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या होती है, यहां से 2-3 क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं। तब ये क्वेश्चन फिलहाल पेपर में नहीं आया है, लेकिन यहां से आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के भी चांस है इस बार पेपर में आने के। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है, क्यूरी है, कैंडला है, फर्मी है, एंगस्ट्रॉन है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया सीधा आंसर क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम बताएंगे क्यूरी। किसका बताना है, क्यूरी का। ऑप्शन ए पे सीधा सीधा टिक कर देना। अगर क्वेश्चन अगर आपसे एक ये भी पूछा जा सकता है, एक हमें ये बताना मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी, आप एक नाम याद कर लेना, रेडियम हो जाएगा। और क्या नाम बताओगे, यहां बताओगे पोलोनियम। इन दोनों की खोज किसने वहां पे की थी, मैरी क्यूरी ने यहां पे की थी। अब ये बताओ, अच्छा अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपके इंपॉर्टेंट यहां पे होता है, ये बताओ अच्छा रेडियोधर्मिता की इकाई अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या होती है, रेडियोधर्मिता की इकाई। पहले तो एक ये दो नोट करना, एक नोट करना बैकरेल, इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है। एक नोट कर लेना आप कैंडला, एक कैंडला भी आपको ये इंपॉर्टेंट यहां पे होता है। एक दोस्तों आप यहाँ पे आपको जो एंगस्ट्रॉम दिया जा रहा है, एंगस्ट्रॉम, ये तीनों नाम आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो यहाँ पे आपके साइड में दिए गए। अब ये बताओ अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो आपका बेकेरेल होता है, क्या होता है आपका बेकेरेल यहाँ पे होता है, तो ये किसकी इकाई है, तो आप कहोगे बेकेरेल किसकी इकाई होती है, हम कहेंगे रेडियोधर्मिता की इकाई क्या हो जाएगी, बेकेरेल हो जाएगी। कैंडला अगर पूछा जाए किसकी इकाई है, आप कहोगे ये दोस्तों हो जाएगी आपकी ज्योति तीव्रता की इकाई। देखो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा मात्र क्या, तभी मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। यहाँ पे एंगस्ट्रॉन किसकी होती है, लंबाई की इकाई होती है। एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, पहले यह नोट करना, लंबाई की मात्रक होती है, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पे आपका हो जाता है। और बेकरेल का भी मैंने बता दिया किसका होता है बेकरेल, आप कहोगे रेडियोधर्मिता की इकाई बेकरेल यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, आगरा एआरओ में क्या चीज पूछी गई, नायलॉन के आविष्कारक के साथ निम्न में से कौन संबंधित है। नायलॉन के आविष्कारक का नाम बताइए, क्या वहां पे होता है, इसकी खोज किसने वहां पे की थी। आगरा एआरओ में जीडी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सामने ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। काउंट करना साइंस में 15 में कितने क्वेश्चन हुए। साइंस में अगर आज के डेट में 12 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, तैयारी सही चल रही है, लेकिन साइंस आपकी नॉर्मल वहां पे आती है, 12 आपके 15 क्वेश्चन अगर आते हैं तो कम से कम 14 तो आपके सही वहां पे होने चाहिए वहां पे। तो हम किसका नाम बताएंगे, यहाँ बताएंगे डॉक्टर वेलेस एस कैराथर्स का नाम बताएंगे। ऑप्शन सी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया ये बताओ नायलॉन की खोज कब वहां पे की थी, कौन से वर्ष में इसकी खोज हुई थी, आप कहोगे 1935 में नायलॉन की खोज वहां पे आपकी की गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अच्छा ये बताओ, एक ऑप्शन है जे नाइस4, ये ऑप्शन दिया जा रहा है, ध्यान देख लेना, जे नाइस4 आपका नाइफ से दिया जा रहा है। इन्होंने क्या खोजा था, आप कहोगे फोटोग्राफी। क्या खोजा था, हम कहेंगे इन्होंने फोटोग्राफी की खोज वहां पे की गई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, जॉन कर्बट एक नाम दिया जा रहा है, इन्होंने क्या खोजा था, हेयर कलर प्रोडक्ट, जो आप लोग हेयर कलर करते हो, रंग बिरंगे बाल बना लेते हो ना, हेयर कलर, इन्होंने इसकी खोज वहां पे की थी। लुई पास्चर नाम तो आपको पता ही होगा, इन्होंने आपका पाश्चराइजेशन और जो वैक्सीन की खोज थी किसने की थी, वैक्सीन की खोज लुई पास्चर ने ही की थी, तो फेमस नाम हो जाता, आपको नाम तो पता है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस। देखो ये पे ध्यान देना, अक्रिय गैस का नाम लिखा है, अक्रिय गैस का
ये कंफर्म मतलब डाउट न लेना यहाँ पे। तो बताओ वायुमंडल सबसे प्रचुर, सबसे ज्यादा भी हो और अक्रिय गैस भी वहां पे हो, हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, रेडॉन है, किसका नाम बताओगे? तो अक्रिय गैस पूछा जा रहा है तो हम क्या बताएंगे? आर्गन का नाम ही आपको बताना है। क्या बताओगे? आर्गन का नाम ही हम यहाँ पे बताएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो टोटल परसेंटेज हमारे वायुमंडल में आर्गन कितने परसेंट पाई जाती है, आप कहोगे इसका हो जाएगा 0.93% हमारा आर्गन यहाँ पे पाई जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में अगर यहाँ पे अक्रिय गैस ना लिखा होता है, हमारे वायुमंडल सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाएगी, तब हम बताते हैं नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद कौन सी आती है? ऑक्सीजन वहां पे आपकी हो जाती है। तो अगर पूछा जाए नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, हम बताएंगे 78% होता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? आप कहोगे 21% यहाँ पे हो जाती है। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा नाइट्रोजन बताएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। और अक्रिय का नाम अगर ले लिया तो ऑर्गन का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। पॉलीथीन कैसे बनती है? प्रोपलीन से, एथिलीन से, नेफ्थलीन से या कास्टिक पोटाश से? पॉलीथीन कैसे आपकी ये बनेगी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पॉलीथीन कैसे बनेगी, हम कहेंगे दोस्तों ये आपकी एथिलीन से बनती है। ऑप्शन बी पे सीधा सीधा टिक कर देना है। और जो का पॉलीथीन होता है एथिलीन, एथिलीन का अगर सूत्र पूछा जाए क्या होता है, आप कहोगे C2H4, ये क्या हो जाएगा? एथिलीन यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? एथिलीन। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा जा रहा है? दूसरी बार परमाणु बम कहां पे फेंका गया था? हिरोशिमा, होंगकर्गिक, टोक्यो, नागासाकी। यहां से भी कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर बन सकते हैं। पहले तो आप ये बताओ दूसरी बार पूछा जा रहा है तो हम बताएंगे कहां बताओगे? आप कहोगे नागासाकी का नाम बताना है। ऑप्शन डी पे आपको सीधा टिक वहां पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहला परमाणु बम कहां फेंका गया था, हम कहेंगे कहां पे? हिरोशिमा में पहला, नागासाकी में दूसरा आपका फेंका वहां पे गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हमें ये बताओ नागासाकी में परमाणु बम कब फेंका गया, डेट अगर पूछी जाती, हम कहेंगे 9 अगस्त 1945 में ये आपका फेंका वहां पे गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए परमाणु बम किस देश ने गिराया था, जापान में, हम कहेंगे अमेरिका ने जापान में वहां पे गिराया था। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका हिरोशिमा का बम का नाम यहाँ पे क्या था, आप कहोगे लिटिल बॉय। क्या बताओगे? लिटिल बॉय, ये नाम यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाता है। नागासाकी में जो बम गिरा था इसका नाम क्या हो जाएगा? हम कहेंगे फैट मैन। क्या कह दोगे? फैट मैन यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आप याद कर लेना, इसके बाद क्या हुआ था जब अमेरिका ने जापान में 2 परमाणु बम वहां पे गिरा दिए, इसके बाद जो जापान था उसने आत्मसमर्पण वहां पे कर दिया था। तो ये आत्मसमर्पण कब वहां पे किया था जापान ने? तो आप कहोगे 15 अगस्त 1945 को आपका आत्मसमर्पण वहां पे कर दिया, क्योंकि जो अमेरिका था वो बार बार धमकी यही दे रहा था कि अगर आप आत्मसमर्पण वहां पे नहीं करते हो तो दोबारा दूसरा परमाणु बम एक और हम आपके देश में वहां पे गिरा देंगे। इसी वजह से क्या हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण वहां पे कर लिया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए परमाणु बम कब गिराए गए थे, जब आपका दूसरा विश्व युद्ध वहां पे हो रहा था। तो दूसरा विश्व युद्ध कब वहां पे हुआ था? हम कहेंगे 2 सितंबर 1945 में आपका दूसरा विश्व युद्ध वहां पे जब हुआ था, तब ये परमाणु बम आपके वहां पे गिराए गए थे। अब बताओ कागज बनता है, ये तो पता ही होगा कागज कैसे बनाया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए पौधों के सेल्यूलोज से, पौधों के प्रोटीन से, पौधों के पुष्पों से, फलों के रस से, तो हम कहेंगे पौधों के सेल्यूलोज से ही तो निर्माण होता है किसका? कागज का। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहेंगे? पौधों के सेल्यूलोज से यहाँ पे। अब यहाँ जो हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के यहाँ पे आते हैं। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस अगर तुम्हें कैलकुलेशन आती, गुणा भाग अच्छे से यहाँ पे कर लेते हो और फार्मूले आपको अच्छे से याद है, तो 15 क्वेश्चन बड़ी आसानी से फटाफट आंसर यहाँ पे आप दोगे। तो हम लोगों ने अभी तक कितने 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन और हमारे बच रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर व्यास हमारा 21 सेंटीमीटर है, पहले ये बताओ फार्मूला क्या होता है। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है सिंपल सा 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे होता है। देखो हमें कैसे निकालोगे, 4
गुणे पाई का मान रखते हैं सीधा 22/7। दो ये त्रिज्या आर क्या है, त्रिज्या। यहाँ पे हमारा ये व्यास क्या है आपके 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो अगर व्यास हमारा 21 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, हम कहेंगे इसका आधा 21/2। अब यहाँ सिंपल सा 2 बार 21/2 कर दोगे, 21/2 कर दो, इसको गुणा भाग कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 7 त्रिक 21 हमने किया, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 22 गुणे 3 गुणे 21 करोगे दोस्तों, यहाँ पे निकल के आ गया 1386 आपका हो गया। कितना हो गया, 1386। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे सर, हम कहेंगे 1386 कहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक कर देना है। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आएगी, बस सवाल देखती सभी आंसर दोगे। और जो नोट्स मैंने वहां पे दे रखे हैं, जितने मैंने फार्मूले बता रखे हैं और जितने टाइप मैंने क्वेश्चन करा रखे, बस वही तैयार करके पेपर जाना है, पेपर क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया जा रहा है, मूल्यांकन कीजिए 16 + 10 भागे 5 - 2 गुणे 5 को। कैसे, बस इसमें बदमाश फार्मूला आप अप्लाई कर दो। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, भाग। तो ये बताओ यहाँ पे देखो, सॉल्व करो, यहां भाग सॉल्व करेंगे 16 और प्लस 5 का भाग 10 में दिया, कितना हो गया आपने कहा 2 हुआ, माइनस का 2 गुणे 4। इसके भाग के बाद हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, गुणा। अब यहां पे क्या हो गया, 16 प्लस का 2, 4 दूना हो गया माइनस का 8। देखो प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, 16 17 18 हो गया। यहाँ पे इनको जोड़ा कितना हो गया 18, फिर जोड़ करें, फिर माइनस का 8, 18 में 8 माइनस कर दिया, कितना हो गया आपने कहा 10। तो आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक कर देना, बदमाश फॉर्मूला यहाँ पे सीधा आपको अप्लाई कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम आधा कर लेता है। ये दोनों मिलकर काम को 66 दिन में पूरा करते हैं। बी को अकेले वो काम पूरा करने में कितने दिन का टाइम वहां पे लगेगा। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के भी वहां पे आते हैं। अब पहले जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे देखने को मिलेगा इस बार। तो आपको अगर तैयारी भी करनी, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करें, ताकि कोई भी लेवल का क्वेश्चन हमारा है हम उसका आंसर गलत वहां पे ना करें। दो ये थोड़ा आपके लैंग्वेज यहाँ पे अटपटी लग सकती है, बिल्कुल आराम से हम लोग समझें क्या आंसर यहाँ पे होगा। सबसे पहले ये बताओ, हमने मान लिया कि जो बी है ये पूरा काम करता है x दिन में। हमने माना बी है पूरा काम करता है x दिन, क्योंकि सवाल में क्या है, बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम आधा कर पाता है। तो बी अगर x दिन में काम करता है, अब ये बताओ ए होता है, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखो आधा काम पहले दिया जा रहा है कि आधा काम ए वही काम कर पाता है यदि, हाँ उसके 3/4 में, उसके 3/4 में अगर वो आधा काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, आप 2 से गुणा कर दोगे, 2 दूना 4 हुआ, यानी कि हम इसे 3/2x यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 3/4 काम वो करता है, मतलब आधा काम वहां पे होता है, अगर पूरा काम वहां पे करेगा तो हम कह देंगे 3/2x यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लग सकते हैं, ए जो काम करेगा 3/2x दिन में पूरा काम वहां पे कर लेता है। अब यहाँ पे ये बताओ, अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ए द्वारा लिया गया समय हमारा हो गया 3x/2 हो गया। अब ये होता बी की कार्य क्षमता, अगर बी पूरा काम करता x दिन में करता है तो बी की कार्य क्षमता क्या वहां पे हो जाएगी, हम कहेंगे 1/x हो गई। वैसे ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, हम कहेंगे इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2/3x यहाँ पे दोस्तों हो गया। ठीक, ये दोनों हमने कार्य क्षमता यहाँ पे ले ली है। अब ये बताओ, अगर ये पूरा काम करने में 66 दिन का टाइम ले रहे हैं तो एक दिन की क्षमता क्या हो जाएगी। सिंपल से क्या करना है आपको, 1/x कर देना है, प्लस का 2/3x यहाँ पे हो गया, बराबर आप क्या कर दोगे यहाँ पे 66 के बराबर 1/66 कर देना है। अब यहाँ पे जोड़ घाट के बाद हमें x का मान निकाल लेना है, बस वही x वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि भोपाल ARO में GD के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब इसको सोल्व करो, कितना यहाँ पे हो जाएगा। हमने सिंपल से नीचे एलसीएम ले लिया, 3x का एलसीएम यहाँ पे हो गया, x से 3 से गुणा कर दिया, 3 प्लस ऊपर हो गया 2 बराबर हो दोस्तों हो गया 1/66 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 5 हो गया, इधर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, कितना हो गया इधर का 5/3x यहाँ पे दोस्तों हो गया बराबर 1/66 के हो गया। तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बताओ, अब 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना बचा है 5/x बराबर 1/,
22 हमारा ये बच रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया दोस्तों 22 गुणे 5 यहाँ पे करोगे, इसको गुणा जैसे हमने किया 110 यहाँ पे निकल के आ गया हो। यही x का मान हमसे पूछा जा रहा है किसका, तो अकेले हुआ काम करने में कितने दिन का टाइम लेगा, b का पूछा जा रहा है। b का हमें पता x होता है, x का मान अभी हमने निकाला 110, तो b को वही काम करने में कितना टाइम लगेगा, हम कहेंगे 110 दिन का लगेगा। ऑप्शन ए पे आपको टिक यहाँ पे कर दे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने भी वहां पे चाहिए, अगर आपको लगता है एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर का बाहर वहां पे ना जाए। बस 36 और 42 का तृतीय अनुपाती है, वो फार्मूला क्या होता है, ए बी सी, तीन संख्या हो गई है, और ये फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर हमारा ए सी होता है। तो तृतीय अनुपाती सी का मान पूछा जा रहा है, सी बराबर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे बी स्क्वायर बटे ए, यहाँ पे हो गया। अब ये संख्या मान लो ए दिया है, ये बी है, एक सी हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 42 गुणे 42 बटे ए। तो बी स्क्वायर यहाँ पे दिया गया, हम करेंगे क्या 42 गुणे 42 कर दोगे, बटे क्या कर दोगे 36 यहाँ पे कर दोगे। अब इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना यहाँ पे आ जाएगा, काटिए जिससे कट जाए, 3 से काटा 3 एक के 3, 3 दूना 6 हुआ, 3 एक के 3, 3 चौक 12 हो गया, 3 से काटा 3 चौक 12 हुआ, 3 एक के 3 हुआ, 3 चौक 12 इधर फिर हो गया, 2 से काटा 2 दूना 4, इधर 2 हो गया, फिर 2 से काटा ये हो गया, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हुआ। तो 7 गुणे 7 हम लोग जैसे करेंगे 49 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो उसका तृतीय अनुपाती हम लोग कितना कह देंगे बच्चों, आप कहोगे 49। ऑप्शन सी पे आपको सीधा सीधा टिक करना है। सिकंदराबाद एआरओ में जीडी के पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा ये बताओ कि गोपाल ने 152 कुर्सियों भी, देखो पेन और कॉपी लेके बैठना, एक बार सॉल्व करना कि हम इनका सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। गोपाल ने 152 कुर्सियों बेची और उसे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ परसेंटेज बताओ कितना हो जाएगा। बताइए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर इसका यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखो हमने बोला, सीधा सीधा हमने मान लिया, हमने माना कि अगर एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस हमारा 1 रुपए है, कितने रुपए, 1 रुपए है, तो हमें ये भी पता हो जाएगा 152 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 152 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 152 रुपए। दोस्तों यहाँ पे आपको कितने रुपए, 152 रुपए हो गया। अब यहाँ पे ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, हमें लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट क्या दिया जा रहा है कि ये बताओ कितना लाभ है, 76 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 76 कुर्सियां मतलब 76 रुपए का हमें यहाँ पे क्या हो गया, लाभ यहाँ पे हो गया। अब ये क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो, क्रय मूल्य तो हमें पता हो जाएगा। अगर कोई सामान हमने 152 रुपए में हमने बेची थी, 76 रुपए का उसमें प्रॉफिट भी ऐड है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, क्रय मूल्य आपका हो गया 152 माइनस का 76 करोगे, ये कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 76 निकल के आ गई। अब यही चीज पूछी जा रही है, हमें ये बताओ प्रतिशत लाभ क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हमें पता है फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य हमने कितना निकाला, आपने कहा 76 निकालना है, लाभ कितने रुपए का था, 76 रुपए का था, गुणे आप यहाँ पे 100 कर दोगे, 76 काट दोगे, टोटल कितना निकल के आ गया, 100% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन ए पे आपको टिक करना है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन की। एक खाद्य पदार्थ पे 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें प्रदान वहां पे की गई। दो छूटें अगर वहां पे आपकी दी जा रही हैं, अब इसके बाद बोला गया है दो छूट के बाद एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 का भुगतान वहां पे किया, तो खाद्य पदार्थ का बिल राशि बताओ कितने हो जाएगा, कितने रुपए की खाद्य पदार्थ वहां पे आपकी हो गई। पहले ये बताओ, पहले क्या निकालेंगे, 30% और 20%। इनका जो दो डिस्काउंट हमारे अलग अलग दिए जा रहे हैं, एक एकल डिस्काउंट यहाँ पे निकालो, तो दो हमारे अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। एक सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला यहाँ पे होता है। तो सिंपल से करेंगे 30 प्लस 20 कितना हो गया, ये हम कहेंगे 50 हो गया आपका, और इनका गुणा करेंगे 3 दूना 6, 600 बटे कितना हो जाएगा, 600 बटे 100 हुआ, ये 2 0 हमने काट दिया, 50 6 माइनस किया, आपने कहा 44% का हम यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे थे। अगर हमने माना कोई वस्तु हमारी x रुपए की थी, अगर
परसेंट की हमने इसमें डिस्काउंट वहाँ पे दे दिया, तो हमें कितना रुपए मिलेगा? आप कहोगे 56% तो हमें मिल रहा है। अब यह 56% बराबर कितना रेट निकल के आ रहा है? 840 यहाँ पे दिया गया है, 840 रुपए। अब पूछा क्या जा रहा है, कितने रुपए का था वो? x का मान पूछा जा रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल सा 840 गुणे 100 बटे यहाँ 56 कर दोगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करो, कितना निकल के आ जाएगा? 1500 रुपये निकल के आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1500। तो हम क्या कह देंगे, उसका मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर हम सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना, 1500 रुपये यहाँ पे हो जाए। क्योंकि जैसे इसे काटोगे कितनी बार जाएगा? हम कहेंगे 15 बार ही तो जा रहा है, और 15 गुणे 100 करोगे 1500 का हो जाएगा। अशोक के पास 1612 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण के बीच बांट दिया था। उन्हें इस देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए वहां पे देता हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट वहां पे सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका लखनऊ एआर में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, फिर बताना क्या आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसका दोस्तों फिलहाल जो आपका आंसर आएगा मैं ये बता देता हूँ, 837 रुपए आपका आंसर है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व इसके पहले जो सेट वहां पे करा था वहां पे सेम क्वेश्चन आपका आया था। तो एक बार सॉल्व करें, होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन वहां पे दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हर बच्चा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना वहां पे, अगर आप इसका आंसर वहां पे निकाले तो। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता है तो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इसका व्हाट्सअप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा। अगर सॉल्व आपका नहीं होता है तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि महेश, राम और अनवर का औसत वजन अगर 46 केजी है, यदि महेश और राम का औसत वजन आपको 39 केजी है, राम और अनवर का औसत वजन 49 केजी है, तो राम का वजन बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले दिया गया महेश है, राम है, अनवर है, तीन लोग हैं यहाँ पे, महेश है, राम है और अनवर है। अगर तीनों का औसत 46 है, योग कितना हो जाएगा? 46 गुणे 3 करोगे, 46 गुणे 3 कितना हो गया? 138 केजी हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। फिर दिया जा रहा महेश और राम, फिर दिया गया महेश का और राम का, इनका योग कितना हो जाएगा? 39 है, 39 गुणे 2 करोगे 78 केजी हमारा ये हो गया। आगे नाम दिया जा रहा है राम और अनवर का 49 है, किसका है? राम अनवर का 49 है, योग कितना हो जाएगा? 98 केजी दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब हमें ये बताओ राम का वजन पूछा जा रहा है, राम का वजन कितना यहाँ पे हो जाए? किसका पूछा जा रहा है? राम का वजन यहाँ पे पूछा जा रहा है, कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा? देखो आप सिंपल से क्या करो, यहाँ पे आप एक को घटा दो, यहाँ पे इनको नाम दे दो, ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर यहाँ पे हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, इन दोनों को आपस में घटा दो, तो यहां से हमारा मान लो m से m कट गया, r से r कट जाएगा। हम यहां से किसका निकाल सकते हैं? यहां से आपको पता चल जाएगा अनवर का आपका वजन कितना है। तो जैसे आप कितना निकालोगे 138 में आप यहाँ पे 78 माइनस कर दोगे, तो 8 8 में 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 13 हुआ, कितना बचेगा? 3 3 6 यानी 6 बचे, 60 यहाँ मिल गया हमें। तो हमें पता हो गया अनवर का वजन कितना है? 60 केजी। अब देखो यहाँ पे हो जाओ, यहाँ पे हमें राम अनवर का दिया जा रहा है, तो हमें राम का तो क्या निकाल दिया? अनवर का हमने अभी निकाला 60, और प्लस आगे क्या लिखा है यहाँ पे? राम का हमसे पूछा जा रहा है। टोटल ये आपका 98 केजी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बताओ राम बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 98 माइनस का 60 यहाँ पे कर दो, ये आपका 8 हो गया, इधर आपने 3 कर दिया, तो कितना निकल के आ जाएगा? आप कहोगे राम का वजन हो जाएगा 38 केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी बस कुछ नहीं करना, एक में घटा देना, एक का निकाल लेना, टोटल बड़ी आसानी से आंसर यहाँ पे ले आओगे। और ये आपका जयपुर एआरओ में जीडी के ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों लीजिएगा, बाद में मैथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर वहां पे करिएगा। मैथ के मैं जितने क्वेश्चन आपको करा देता हूं बस इतने सॉल्व करके पेपर में बैठ जाना, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस जो चीज बता रहा हूं उसे फॉलो करते हुए आपको चलना है। अब बताओ किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 378 है, मूलधन बताओ कितना हो जाएगा। तो सिंपल से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हमारा होता है, मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय होता है बटे यहाँ पे 100 हो जाता है। और हमसे पूछा गया मूलधन ही पूछा जा रहा है, क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। दो कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आप वहां पे करो उतने जल्दी आप इनके आंसर यहाँ पे ले आओगे। तो सिंपल से जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा दिया गया 378 यहाँ पे दिया गया, बराबर मूलधन पूछा जा रहा है, दर हमारी यहाँ पे 9% है और समय कितना है 5 वर्ष है, बटे 100 यहाँ पे कर दोगे। इसे सॉल्व करो आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल से P बराबर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 378 गुणे 100, और ये दो संख्या नीचे आ जाएंगे, 9 गुणे 5 यहाँ पे हो गया, 5 से काटा 5 दूना 10 20 हो गया। यहाँ पे 9 का भाग इसमें क्या सोल्व किया, कितना निकल के आ गया आपका 840 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। हमें क्या कह देंगे 840 रुपए क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा। आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर डी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है, क्या 840 आपका आंसर यहाँ पे हो गया। अब ये मतलब दो संख्याएं x हैं और 4x हैं, उनका मध्यानुपाती आपका 45,000 वो मध्यानुपाती यहाँ पे एक संख्या दी जा रही है। तो x का मान बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान बताइए क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा, x का मान आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कितना यहाँ पे हो जाता है। देखो सिंपल सा अभी मैंने एक फॉर्मूला यहाँ आपको बताया था, अगर a b c 3 संख्याएं होती हैं, इसका फार्मूला आपका b स्क्वायर बराबर ac यहाँ पे होता है। ये आपकी पहली संख्या होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरी यहाँ पे होती है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमें ये दिया क्या जा रहा है, ये मान दिया जा रहा है कि दो संख्याएं x और 4x है, उनका मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होता है, b स्क्वायर बराबर हमारा ac तो हमारा होता है, तो पहली ac हमारा होता है। अब इन दो संख्याओं तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a गुणे हमारा 4x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान आपका x दिया गया, यहाँ हमने x रख दिया। तो ये b स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 4x स्क्वायर यहाँ पे हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आप यहाँ पे 4x आप यहाँ पे कर दोगे, 4x कर दिया 4x स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसका ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2x यहाँ पे दिया गया, इसका 1x भी हमारा बाहर आ गया, यानी हमें ये पता हो गया मध्यानुपाती हमारा 2x यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन सवाल में क्या दिया जा रहा है, ये 2x बराबर हमारा क्या दिया जा रहा है, ये दिया गया 456,976। तो ये बताओ क्या आप x का मान नहीं निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल से क्या करो 2 से भाग कर दो यहाँ पे। तो 2 से भाग करो कितना निकल के आएगा 22,8488, हमारा ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। तो सिंपल से क्या कह दोगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आगरा ARO में GD के पेपर में क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वहां पे पूछ लिया गया था। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय क्रमशः 28,313 है, 32,252 है, 25,012 है और 33,500। इन 4 महीनों के दौरान उसका औसत व्यय कितना। दो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे सिंपल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुल पदों का योग, पहली संख्या हम क्या लिए 2812, पहली संख्या यहाँ पे लिख लो क्या दी जा रही है, यहाँ पे पहली है हमारी 28,312 है, फिर है 32,252 है, फिर 25,012 है, फिर है 33,500 है। यानी इन सभी को अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे कितना निकल के आ रहा है, ये दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा, ये दोस्तों लगभग आपका हो जाएगा 1,19,076। कितना हो जाएगा 1,19,076 दोस्तों, आपका ये योग निकल के आ गया। अब औसत पूछा जा रहा है, हम क्या कहते हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इनको हमने पहले योग किया इन 4 संख्याओं का, तो योग हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1,19,076 आ गया, बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 संख्याएं, 4 सिंपल से भाग कर दो, कितना निकल के आ जाएगा 29,779 29,769 ही आएगा। हाँ
कितना बताओगे? 29,769 दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। तो क्या बताओगे राइट आंसर? यहाँ पे हम बता देंगे कितना, 29,769 किस में दिया जा रहा है? 29,769। ऑप्शन नंबर डी आपको सीधा सीधा टिक कर देना, क्योंकि औसत का बिल्कुल फॉर्मूला पता है हमें, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या यहाँ पे होती है। देखो ये क्वेश्चन होते हैं, एक बार सोल्व करने का ट्राई करने कि हम इसके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी भी साथ साथ करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया जा रहा है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा में, दोनों ट्रेनें दिशा क्या है? समान दिशा की ट्रेन ऐसे चल रही है, वहां पे दोनों एक दिशा में समान दिशा की चाल चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आपकी 950 मीटर है, तो धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई बताओ मीटर में कितनी यहाँ पे हो जाती है। एक बार सोचो क्या इसका आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे? देखो इसकी जो लैंग्वेज ही आपकी बड़ी है, सवाल बहुत ही ईजी आपका यहाँ पे है, आप तुरंत इसका आंसर वहां पे दे लो। कैसे दोगे ये ध्यान देखो, यहाँ पे मान लो दो ट्रेन है, एक धीमे चल रही एक तेज यहाँ पे चल रही, ठीक है। तो हमने ये माना कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में वहां पे चल रही हैं, जो ट्रेन तेज चल रही है उसकी चाल यहाँ मान लो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धीरे चल रही चाल उसकी मान लो 30 यहाँ पे दी जा रही है। अब जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में यहाँ पे चल रही है तो क्या होता है, इनके जो चाल होते हैं चाल को आपस में क्या करना है? माइनस कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका सापेक्ष चाल निकालोगे। तो इनका क्या लिखोगे? सीधा सीधा हमने कहा इनका जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल, अगर दोस्तों यहाँ पे ये दोनों तरफ विपरीत चल रहे होते हैं, ऐसे चल रही होती है यहाँ पे, तो हम इन दोनों को चाल जोड़ते, लेकिन एक ही दिशा में चल रही, हम चाल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? 75 माइनस 30 करोगे, वैल्यू कितनी इसकी निकल के आ जाएगी? आप कहोगे ये हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा निकल के आ गया। लेकिन सवाल किससे हमसे बताना है? आंसर बताना है मीटर में बताना है। तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड पहले चेंज कर लेंगे। तो इसे कितने से गुणा करोगे? आप कहोगे सर हम गुणा करेंगे 45 गुणे 5/18 से गुणा करोगे। इसे सॉल्व करो, कितना निकल के आ जाएगा? 45 गुणे 5 किया 225/18, और 18 भाग हम लोग करेंगे 12 पॉइंट क्या हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकेंड हमारा निकल के आ जाएगा। ये चाल कितने निकल के आगे? 12.5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो गया। अब सवाल में क्या दिया जा रहा है? सवाल दिया जा रहा है कि 108 सेकेंड में अगर वो पार कर जाती है, अगर इनकी सापेक्ष चाल कितनी है? 12.5 है। अगर इस चाल से ये 108 सेकेंड तक वहां पे चलेगा, एक सेकेंड में चल रहा है ये 12.5, तो हम यहाँ बताओगे 108 सेकेंड में कितना चलेगा? 108 सेकेंड में तो सिंपल से क्या करोगे? 12.5 से आप यहाँ पे गुणा कर दोगे। इसकी वैल्यू बताओ कितनी यहाँ पे निकल के आएगी? इसको हम लोग सोल्व करेंगे। आप कहोगे 1350 मीटर, या 1350 मीटर जो ट्रेनें दोनों चल गई कितने? 108 सेकंड में। तो अगर हमें, और ट्रेन चलेंगे कितने भाई? जो ट्रेनों की लंबाई है उसी के बराबर तो चलेंगे यहाँ पे। और सवाल में क्या दिया जा रहा है? एक सवाल दिया जा रहा है कि यदि सबसे तेज चलने वाली लंबाई 950 है, अगर इस ट्रेन की लंबाई 950 आपकी है और टोटल ट्रेन कितनी चली है? टोटल चली है 1350 चली है, तो हम क्या ये वैल्यू नहीं निकाल सकते? इतनी कितनी हो जाएगी? तो 1350 में सिंपल से 950 आप माइनस कर दोगे। 1350 जैसे हम यहाँ 950 माइनस करोगे, आप कहोगे 400 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे जो ट्रेन धीरे चल रही है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 400 मीटर। ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक यहाँ पे सीधे सीधे कर देना है। चलिए अगला सवाल आता है, दो ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दो यहाँ पे लिख गया विपरीत दिशा में। विपरीत मतलब होता है एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन आपकी इधर यहाँ पे चल रही है, विपरीत दिशाओं में आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, इसकी लंबाई हमने मान लिया 500 मीटर है, और उन्हें एक दूसरे पार करने में अगर 12 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई पूछी जा रही है, इसकी लंबाई बताओ कितनी वहां पे हो जाएगी। तो दशमलव के दो स्थानों तक बताना है, आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सेम वैसा ही सवाल है जो अभी मैंने बताया था, बस इसमें क्या था, उस सवाल में था दोनों ट्रेन एक दिशा में चल रही हैं, इसमें क्या बोल दिया कि दोनों ट्रेनें आपकी विपरीत दिशा में चल रही हैं, और सेम वैसा ही सवाल है। तो दोस्तों ये भी सवाल आप एक बार अपने आप वो सॉल्व करिएगा कि इसका आंसर कितना यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सवाल
सवाल देखो, ये जो पिछला सवाल अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा, फिर एक बार इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिएगा, फिर आप सॉल्व करना कि कितना आंसर यहाँ पे आएगा। इसको भी आप सेम बड़ी आसानी से वहाँ पे लगा लोगे। अगला क्वेश्चन आता है x का 2% का 276 है, x का मान बताओ क्या हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? x का 2% 2 आप 100 करोगे बराबर किसके दिया गया है? 276 के। तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं? 276 बटे हो जाएगा 2 गुड़े आपका हो गया 100। इसे सॉल्व करो, कितना निकल के आएगा? 13,800 दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? 13,800 यहाँ पे निकल के आएगा। तो हम कहेंगे कि x का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 13,800। ऑप्शन नंबर डी पे आपको सीधा सीधा टिक यहाँ पे करना है। सिकंदराबाद ARO में GD के पेपर में क्वेश्चन ये सीधा सीधा वहां पे पूछा गया था। रमन की आय 75,400 है, वो अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में बताओ क्या फर्क पड़ेगा। जयपुर ARO में GD के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। हमने ये माना, पहली स्थिति ले लेते हैं। पहले दोस्तों क्या थी आपकी आय? आपकी क्या दी जा रही है? 75,400 रुपए यहाँ पे दी गई। सवाल में यही सिंपल सा दिया गया, 75,400 यहाँ पे दिया गया। अब ये बताओ बचत कितनी थी यहाँ पे? आय अगर ये होगी हमारी, बचत क्या है हमारी? 23%। यानी आपकी बचत कितनी है? 23%। यानी जो आपकी 75,400 दिया गया है, इधर लिख लेते हैं, वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं सारी यहाँ पे, कि जो हमारे दिया जा रहा है यहाँ पे लिखो 75,400 में का 23% हम यहाँ पे बचत कर रहे हैं, 23%। तो इसकी 23% सॉल्व करो, कितनी बार जाएगा? 20 कट गया, 23 यानी 700 यहाँ पे बचे, 54 बच रहे हैं यहाँ पे। 75,400 सही है। और 23 गुणे जैसे जैसे गुणा करो, कितनी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई? हम कहेंगे 17,342 रुपए की हम क्या कर रहे हैं? बचत यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमें क्या निकालना? 23% निकालना है। अब ये बताओ व्यय कितना हो जाएगा? अगर आय ये थी, बचत ये हुई हमारी, तो कितना रुपया हमने खर्चा यहाँ पे कर दिया? तो 75,400 में जैसे आप 17,342 यहाँ पे माइनस करोगे, ये वैल्यू दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गई 58,458 रुपए यहाँ पे निकल के आ गई। ये तो हमारा क्या हो गया? खर्चा, व्यय आपका हो गया। अब देखो ये आपकी पहले आपकी ये वैल्यू यहाँ पे दी गई थी। अब सवाल में आ जाओ। अब फिर बोला जा रहा है यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि हुई है। अभी आय, अब आय कितनी हमारी हो गई? आय अगर आय अभी थी 75,400 थी, अब 27% वृद्धि यानी 127 बटे यहाँ पे 100 कर दोगे, 0 आपने काट दिया, तो इसको सॉल्व किया, कितना निकल के आ जाएगा? आप कहोगे 95,758 ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब हमारी आय इतनी यहाँ पे होगी। अब सवाल में क्या दिया जा रहा है? व्यय में 50% की वृद्धि हो जाए। अब देखो व्यय कितनी हो गई आपकी? पहले अव्यय हमारी थी यहाँ पे 58,058, अब 50% वृद्धि हो गई, 150 बटे यहाँ पे आप 100 कर दोगे। अब इसको सॉल्व करो, कितना यहाँ पे निकल के आ जाएगा? ये दोस्तों निकल के हो जाएगा 87,027 रुपए यहाँ पे दोस्तों निकल के आ गया। अब ये बताओ अगर आय इतनी है, खर्चा आपका इतना हो गया, तो यहाँ पे क्या हम ये निकाल सकते हैं बचत हमारी कितनी होगी? तो बचत कितनी हो जाएगी आपकी? तो आय में यानी 95,758 87,087, अब जैसे यहाँ माइनस करोगे ये 8,671 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया। अब यही चीज पूछी जा रही है कि बचत में आपका परिवर्तन क्या वहां पे हुआ? तो बचत पहले हमारी थी 17,342 थी, अब हो गई 8,671 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं बचत में हमारी क्या हुई? कमी यहाँ पे हुई है। तो कितनी कमी हुई है? 17,342 में 8,671 आप सिंपल से यहाँ माइनस कर दोगे, माइनस को कितना निकल के आएगा? ये दोस्तों निकल के आएगा 8,671 रुपए निकल के आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने रुपए क्या हो जाएगी? कमी होगी 8,671
रुपए की कमी यहाँ पे देखने को मिल गई है। तो हम क्या कहेंगे 8671, यानी ऑप्शन नंबर सी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में अब वहाँ पे आते हैं एकदम नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखेंगे, आपके ही एआरओ में जीडी के ही पेपर क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपके पेपर में गलत क्वेश्चन ना जाए। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का यहाँ पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान बताओ, क्या हो जाएगा। सी ई। देखो यहाँ पे ये बताओ, एक सीरीज दी जा रही है, अब ये बताना आगे बताओ क्या संख्या है। तो ऐसे सवाल बिल्कुल आते, देखते ही आप आंसर बता लोगे। यहाँ पे सिंपल सा आपको देखना है कि ये बताओ अगर सी से हमारा जी हो रहा है कैसे हो रहा है। तो सी के आगे अगर वो 4 जो से एक सी है, सी के आगे हमने क्या किया +4, ये सीरीज चल रही है +4 वाली, बस सी में 4 जोड़ो, सी डी ई एफ जी, जी में फिर 4 जोड़ा के आ गया, फिर 4 आगे गए ओ आ गया, फिर 4 जाओ क्या आ जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पे एस आपका हो गया। तो हम पहले देखो, पहले तो सीधा सीधा 2 ऑप्शन हमारे सीधे सीधे कट गए, अब 2 ऑप्शन और बच रहे हैं, यही हमारे आंसर हो सकते हैं। अब यहाँ क्यू है, क्यू में जैसे यहाँ +4 संख्या आगे जाओ कितना निकल के आ जाएगा, आप कहोगे यू यहाँ पे निकल के आ गया। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, यू आ गई, तो आप क्या कह दोगे यहाँ पे, तो ये केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही आपका दिया जा रहा है एस यू। फिर एक में आगे जाओगे कितना हो गया क्यू। एम में हम जैसे 4 संख्या आगे जाएंगे कितना आ जाएगा आपका क्यू आ गया। तो हमारी अगली संख्या क्या हो जाएगी, एस यू क्यू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए पूरी संख्याओं में केवल +4 आपकी ये बढ़ाते हुए चले जाओ, आपका आंसर सीधा सीधा वहां पे निकल आएगा। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल है, इसमें क्या चीज दी जा रही है, देखो एक आपकी सीरीज यहाँ पे दी जा रही है। अब हमें बताना इस सीरीज के आगे कौन सी संख्या हमें देख रहे हो कि यहाँ पे मिल जाएगी। सीरीज सिंपल देखो क्या दी जा रही है, यहाँ पे लिखा है आपका 673 है, फिर 670 हो गया, फिर आपका 664 हो गया, फिर दोस्तों आपका एक 655 क्या दिया गया 655 है, फिर हमारा 643 है। अब बताओ आगे क्या हो जाएगी संख्या। देखो सिंपल देखो एक चीज देखो, 673 से का 670 हो रहा है आपका, तो यहाँ पे हम ये कैसे 3 की गैपिंग हमारी हो रही है, ठीक, -3 कम हो रहा है। 664 हुआ, हम कह रहे हैं -6 कम हो रहा है। यहाँ पे हम आते हैं तो माइनस हमने कहा 9 कम हो रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ कितना क्या -12, तो हम यहाँ पे क्या कहें -15 ही तो कम दोस्तों आपका होगा जाके, क्योंकि यहाँ देखो सभी में क्या हुआ 3 आपकी संख्या बढ़ती तो हो हमारी जा रही है, 3 संख्या आपकी बढ़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ 3 भी हम लोग और बढ़ा देंगे। तो जैसे आप ये करोगे 643 में आप -15 यहाँ पे करोगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप कहोगे 628। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके आगे संख्या क्या आ जाएगी 628 आपकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी पे सीधा टिक कर देना है। देखो ये होते, ये क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बताओ आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपल से कहा गया भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या वहां पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे जहां ये भाग है वहां पे हम क्या कर दें, गुणा कर दें, ये गुणा है जहां वहां पे क्या कर दे, भाग कर दे। अब इसे सोल्व करना है, बताओ क्या आंसर यहाँ पे आ जाए, कैसे सोल्व करोगे। सवाल हमारा क्या बन गया, 11 × 4 हो गया, आगे हमारे प्लस का हो जाएगा 3 भागे 3 माइनस के 1। अब इसे सोल्व कर लेना। देखो वही बदमाश फॉर्मूला पहले लगो, पहले हम भाग सोल्व करेंगे, फिर गुणा सोल्व करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर माइनस करेंगे। यहाँ इसको सोल्व किया, 3 से 3 भाग किया, 1 हो गया, यहाँ प्लस है, इधर क्या है 11 × 4 यहाँ लिखा गया, 11 × 4 और +1, इधर -1 हो गया। देखो यहाँ पे गेट चौक कितना हो गया, ये आपका हो गया 44। अब इधर प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, ये दोनों कट गए, यहाँ पे क्या बचा, केवल 44 बचा है। हम सीधा सीधा क्या कहेंगे 44। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पे, आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है, ये बताओ किसी निश्चित कूट भाषा में ZIYJ को अगर 38 लिखा जाता है और PXBO को आपका 51 लिखा जाता है, तो VTUC को आप क्या लिखेंगे। आपका भोपाल ARO में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुछ नहीं सवाल दोस्तों, केवल आपका अपोजिट नंबर का योग दिया जा रहा है। जैसे हमें पता है ABCD में क्या होता है, A होता है
और आखिरी संख्या क्या होती है, जेड होती है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है और जेड हमारा होता है 26 नंबर में। अगर हम कहें जेड का अपोजिट क्या होता है, आप कहते हैं ए होता है, तो वैसे ए का अपोजिट पूछा जाए जेड होता है। तो बस यही चीज आपका पूछी जाए, अपोजिट संख्या लेनी है, उसका योग यहाँ पे कर देना है। ये सवाल भी आप लगाना बड़ी आसानी से लगा लो। कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे हमें पता है जेड है, जेड का अपोजिट अभी मैंने बताया ए होता है। एक किस नंबर पे आता है, हमने कहा 1 नंबर पे। आई है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। आर किस नंबर पे आता है, हम कहते हैं 18वें नंबर पे होता है। इसके बाद आपका वाई है, वाई का अपोजिट आपका बी हो जाता है। बी किस नंबर पे आता है, हम कहेंगे 2 नंबर पे आता है। वैसे जैसे जे हो गया, जे का अपोजिट क्यू होता है। क्यू किस नंबर पे आता है, हम कहते हैं 17वें नंबर पे। किस नंबर पे है ये, आपके 17वें नंबर पे आ जाता है। अब इन सभी को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 7 8 9 1 10 को जेड का ए हो गया 1 हो गया, आर का 18 हो गया, इसका वो हो गया, और जाने इसका क्यू का 17 हो जाता है। अब इनको हम लिखो, योग करो, कितना हो जाएगा, जे का 17, जेड का 1 हो गया, आई का 18 हो गया, जेड का 2 हो गया, जे का 17, जे का 17। ये जो आपका आखिरी वाला डिजिट है ना, इसको वही लिख लो जो सेम आपका लिखा गया है। तो जे लिखा है, जे का हम क्या लिख देंगे, जे का 17 ही तो होता है। जैसे क्यू होता है, क्यू का क्या हो जाएगा 17, यहाँ पे हमने लिख दिया 17। अब इन सभी का योग यहाँ पे करो, कितना यहाँ पे हो जाएगा, 1 + 18 और प्लस यहाँ पे कितना है, 1 + 18 प्लस का 2 प्लस का 17। इनका योग हमने किया, कितना आ गया, आपने कहा 38 यहाँ पे हो जाएगा। योग कितना हो गया, योग हो गया आपका 38। यानी जस्ट अपोजिट संख्या आपको ले लेनी, वहां पे उनका योग वहां पे कर देना। और सेम यही आपको इसका भी करना है, किसका, वी का है और टी का है, आपका यू का है, सी का है। जैसे इनके अपोजिट संख्याएं लेनी है, अपोजिट संख्या लेके उनका योग कर देना है, और जैसे आप वहां पे योग करोगे आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बस ये ध्यान रख लेना, बस अपोजिट संख्या लेके योग करना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल भी होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन सिलेक्टेड यहाँ पे कराए जा रहे हैं जिनके ज्यादा चांस है पेपर में क्वेश्चन आने के। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको साथ ही साथ वहां पे करते हुए चलना है। चलो इसका आप देख ही लो, वहां पे यहाँ पे हमको बताना है वी का, टी का, यू का, सी का, इनका हमें बताना है। तो वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी का योग क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 5। टी का क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे टी का हम कर देंगे, आपका अपोजिट हो जाएगा, टी का हो गया आपका 7, यू का अपोजिट कहोगे आपका 6 हो गया, सी का अपोजिट करोगे आपका 24 यहाँ पे हो गया। इन सभी को जैसे हम यहाँ पे योग करें, कितना निकल के आएगा, 42 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप सिंपल से क्या कहोगे, 42, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो अपोजिट निकालने का एक सिंपल तरीका ये भी होता है, जैसे आप क्या करो, यहाँ से ए बी सी डी लिखते हुए चले आओ, फिर जब आपके एक एम के बाद सीरीज वहां पे चले, उसको जस्ट उल्टा वहां पे कर लो, तो वहां सारे मान आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो इसके बाद हमारा अगला सवाल दोस्तों क्या यहाँ पे दिया जा रहा है, ये बताओ किसी निश्चित कूट भाषा में ZIYJ को 38 के रूप में लिखा जाता है, वैसे आपका PXBO को 51 के रूप में लिखा जाता है। तो हमें ये बताना है VTUC को क्या लिखे। तो इस सवाल में क्या, बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें जस्ट अपोजिट का योग लेके चलना। जैसे हमें पता है कि ABCD हमारा पहली संख्या ए आती है और लास्ट हमारा जेड आता है, तो इसमें जस्ट उल्टा ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, यानी जस्ट उसके अपोजिट संख्या लेके उनका संख्या का वैल्यू रखनी है, उनको योग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमें पता है जेड का अपोजिट आपका ए हो गया, तो ए किस नंबर पे आता है, हमने कहा 1 नंबर पे आ गया, 1 नंबर में। आई का अपोजिट आपका आर होता है, आर किस नंबर पे होता है, हम कहते हैं 18वें नंबर पे आपका ये होता है। इसके बाद वाई का अपोजिट आपका बी होता है, बी किस नंबर पे, हम कहेंगे 2 नंबर पे होता है। इसके बाद जे होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, क्यू किस नंबर पे होता है, हम कहेंगे 17वें नंबर पे। इन सबको हमने जोड़ा, ये आपका हो गया कितना, 38 यहाँ पे हो गया। सेम दोस्तों यही आपको इसका भी यहाँ पे करना है, वी का अपोजिट, टी का अपोजिट, यू का अपोजिट, सी का अपोजिट। तो वी का अपोजिट जो संख्या हम लेंगे उसका संख्या क्या होती है, हम कहेंगे वी का हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद टी का हम कहेंगे 7 हो जाएगा, यू कहेंगे 6 हो जाएगा, सी कहेंगे हम 24 हो जाएगा। इन सभी को योग करोगे, आपने कहा 42 हमारा हो गया। सिंपल सा कह दोगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगला सवाल हमारा एक सीरीज का आता है। दोस्तों सीरीज मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिएगा, ये देखना सीरीज के आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे लिया तो ये मान चलो सिकंदराबाद एआरओ में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो आप सीरीज के माहिर वहाँ पे हो गए, और आपके एग्जाम में कभी सीरीज क्वेश्चन वहाँ पूछा गया तो आप गलत वहाँ पे नहीं करोगे। तो क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, प्रैक्टिस यहाँ पे करिए क्या आंसर इसका यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 35 क्वेश्चन भी यहाँ पे सही कर लिए होगे तो मान चला तैयारी बिल्कुल सही चले, जब आपका एग्जाम लगेगा पेपर जरूर क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। यहाँ दोस्तों आपके जो न्यू पैटर्न बेस की है हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों जो आपकी डेली क्लास 6:30 बजे वहाँ पे होती है, अगर सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आप इतने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए, जब पेपर लगेगा एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर आपका जाएगा नहीं। अगर कोई बच्चा पहली बार तैयारी वहाँ पे कर रहा हो दोस्तों ये मान चला जो ये नोट्स आपके दिए जा रहे हैं कि साइंस जीके मैथ रीजनिंग के, एक बार ये तैयार कर लेना। पेपर जब आप बैठोगे 45,000 क्वेश्चन यहीं सीरीज से आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये नोट्स कैसे आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपका स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हो, जहाँ पे ये नोट्स मैं सीधे व्हाट्सअप पे ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस पेपर पहले एक बार तैयार वहाँ पे आपको कर लेना है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा ताकि आपको ये नोट्स डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले। तो ओके दोस्तों हम लोग कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।